हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जो चैप्टर 4 है क्लास 12 साइकोलॉजी का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसके जो रिव्यू क्वेश्चंस आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कर लिया था। इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक व्हाट्सएप चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ओके, तो ये जो चैप्टर है बीमारियों के बारे में है, बट यहाँ पे ये कैच है कि जो भी बीमारियाँ हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है। यानी हम यहाँ पे किसी भी फिजिकल बीमारी के बारे में नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि मेंटल लेवल पे, हमारे थिंकिंग थॉट प्रोसेस के लेवल पे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। डिसऑर्डर्स मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, जो एक नॉर्मल नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, वही डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर अगर साइकोलॉजिकल हो यानी मेंटल बेस्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं तो वैसे हैं। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला है, देखो ये चैप्टर में ना बहुत सारा कुछ ऐसे समझाने का है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको आपको क्या कहते हैं, याद ही करना होगा। मतलब ज़्यादातर ये चैप्टर फैक्ट और इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो मैं उसी तरीके से बस रीड आउट करूँगी, और जहाँ पे मुझे लगे कि चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ मैं करूँगी। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सिम्टम्स एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड मैनिया। तो आप डिप्रेशन के और मैनिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन में पर्सिस्टेंट सैडनेस होता है। मतलब इंसान मतलब लगातार टाइम तक ना पूरा सैड रहता है, एकदम उदास रहता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फैटीग, स्लीप एंड एपेटाइट चेंजेस। तो फैटीग होता है यानी कुछ अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, नींद उड़ जाता है, खाना नहीं खाने का मन करता है, यानी एपेटाइट मतलब भूख लगना, तो भूख लगना नहीं लगता है इंसान को। और डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टीज होती है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस का मतलब है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस फील होना। एंड देन सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं इसमें। फिजिकल सिम्टम्स लाइक बॉडी एक्स एंड विदाउट ए मेडिकल कॉज में ऑक्यर। मतलब फिजिकल सिम्टम्स में अगर हम देखें तो बॉडी एक यानी शरीर में दर्द होना, बॉडी पेन का होना, जबकि आपका कोई मेडिकल कॉज नहीं है। विदाउट है मेडिकल कॉज मतलब कोई कारण नहीं है पेन होने का, बट आपका पेन हो रहा है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो हम कहेंगे इंसान में डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं। अब दूसरा है मैनिया। तो मैनिया इन्वॉल्व्स एबनॉर्मली एलिवेटेड मूड। देखो डिप्रेशन में क्या है कि लगातार एक लंबे समय तक इंसान का एक तरीके का सिनेरियो रहता है, लेकिन मैनिया में क्या होता है, एलिवेटेड मूड हो जाता है। मतलब अचानक से चीज़ें हो जाती है, एक्सेसिव एनर्जी, अचानक से देखना बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। रिड्यूस नीड फॉर सेल्फ, अचानक से ऐसी होगी कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं आपको नींद पूरी करने की ज़रूरत है। रैपिड स्पीच यानी ज़्यादा बोलना, इम्पल्सिविटी एंड ग्रैंडियोसिटी। Individuals may engage in reckless behaviors such as excessive spending or risky activities. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब डिप्रेशन हमें होता है तब हमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आता है, सुसाइडल थॉट आता है। लेकिन मैनिया में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। जैसे इम्पल्सिविटी यहाँ पे लिखा है, तो इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि कोई बिना सोचे समझे अपने इम्पल्स पे कर देना, मतलब मन में जो आया वो कर देना, इसको कहते हैं इम्पल्सिविटी। और ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि मतलब इसको कैसे समझाएं कि इंसान को लगता है मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं हूँ। वो एक वो सीन नहीं कि अपुनिज भगवान है, तो ऐसे टाइप का फील इंसान को आता रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिप्रेशन एंड मैनिया। और अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो बाइपोलर डिसऑर्डर में देखा जाता है कि इंसान में जो डिप्रेसिव और मैनिक दोनों ही सिम्टम्स उसमें अवेलेबल होते हैं, और इन दोनों ही केसेस में उनको मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। तो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन का मतलब क्या है? आपने बच्चे घर पे देखे ये, और आप सोचो वो बच्चा अगर ज़्यादा एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव होगा, तो वो कितना चंचल होगा, वही है। तो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन शो एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, यानी वो रुकते नहीं है, वे एकदम बहुत चंचल होते हैं। देन इम्पल्सिविटी जो हमने यहाँ पे देखा है। देन डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, उनका पढ़ाई में मन नहीं बैठता, किसी भी चीज़ में वो लोग बैठते नहीं है, मन ही नहीं लगता। एंड
इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, स्टिल माने चुपचाप से। तो बच्चे देखना वो चुपचाप से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता, वो जीन की तरह होता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, वो बैठता नहीं है ऐसे। सो दे में इंटरप्ट कन्वर्सेशन, हो सकता है बातों के बीच में आ जाए। स्ट्रगल विथ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, वो बात नहीं सुनते किसी के। एंड हैव ट्रैवल कंप्लीटिंग टास्क, और कुछ भी काम दो उनको तो वो करते नहीं है पूरा, या फिर वो कर नहीं पाते। So, these symptoms, common in attention deficit hyperactivity disorder, affect academic performance and social interaction। और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो ये जो सिम्टम्स है ये ADHD के सिम्टम्स भी है, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी अटेंशन डेफिशिएट, अटेंशन करने में, ध्यान लगाने की थोड़ी बहुत कमी होती है, एंड हाइपर एक्टिविटी करने का उनमें बहुत ज़्यादा वो इंटेंसिटी रहता है। तो ये जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस को मतलब इफेक्ट करता है, एंड सोशल इंटरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सटेंस एब्यूज एंड डिपेंडेंस। तो सब्सटेंस एब्यूज और डिपेंडेंस का मतलब ये होता है, सब्सटेंस एब्यूज रेफर्स टू एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में कोई किसी ड्रग का इस्तेमाल करता है, जबकि पता होता है कि उसके बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंस है, तो हम कहेंगे कि वो मतलब, तो आप ऐसा समझो कि अगर आपको मतलब किसी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा किसी को परेशान करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम कहेंगे ना उसको एब्यूज़ कर रहे हैं। तो यही है कि जो ड्रग है, अल्कोहल एक सब्सटेंस है, तो उसको आप इतना एक्सेस में यूज़ कर रहे हो तो आप उसको एब्यूज़ कर रहे हो, तो वही है सब्सटेंस एब्यूज़। एंड डिपेंडेंस ऑकर्स व्हेन बॉडी अडेप्ट्स टू सब्सटेंस लीडिंग टू विड्रॉल सिम्टम्स इफ स्टॉप्ड। और जो डिपेंडेंस तब होती है, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, निर्भरशील, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए, माने आप ड्रग या अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो तब जाके डिपेंडेंसी आती है। और डिपेंडेंसी में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई अगर घर पे या फिर आसपास देखा होगा घर पे, ऐसा आई शुड नॉट से दिस, किसी के घर पे ना ही हो तो अच्छा है, बट होते हैं गाँव में। तो देखना कोई इंसान मानो शराब पीता है, अगर वो शराब पीता है तो ठीक है, वो नॉर्मल रहेगा। अगर उसने नहीं पिया है तब वो जाके ऐसे ऐसे कांड करेगा, ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाएगा कि हमको लगेगा कि उसको दे दो, वो पी के ही शांत रहे। तो वो उस सिम्टम्स को हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब जब उस चीज़ को उनसे विड्रॉ कर लिया जाता है, तब वो जिस तरीके का सिम्टम्स दिखाते हैं उनको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। ये आपने क्लास 12th के बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस लिया हो तो ये चीज़ें उसमें भी थी। सो डिपेंडेंस कैन बी साइकोलॉजिकल, और जैसे कि क्रेविंग्स होता है, इमोशनल रिलायंस होगा, और फिजिकल जैसे टॉलरेंस, विड्रॉल। तो ये जो डिपेंडेंस है साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब किसी का होता है कि आप इतने दारू क्यों पीते हैं, तो कहेंगे कि कोई दुख नहीं होता है, दुख याद नहीं रहता है, तो ये हो गई इमोशनल रेजिलेंस। और कुछ लोगों का होगा टॉलरेंस, मानो वो बीमार है तो वो दारू पी के ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कोई दर्द नहीं महसूस होता है, तो वो हो गया फिजिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन ए डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्लासिफाई द वेरियस फॉर्म ऑफ इट। तो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज और ईटिंग डिसऑर्डर, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज कॉज ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक्सट्रीम डाइटिंग एंड वेट लॉस। तो अगर डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज मतलब क्या कहेंगे उसको, तो डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है मतलब अनइवन, जो थोड़ा शेप में नहीं है, अनइवन मतलब इवनली शेप में नहीं है, सिमिलर नहीं है, इस तरीके की चीज़ें को हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड अगर किसी का बॉडी इमेज होगा, मतलब अगर हम अपने बॉडी को ऐसे व्यू करते हैं कि हमारा बॉडी जो है प्रॉपर शेप में नहीं है, एक अनइवन शेप में है, चलो नॉर्मल सी सब मतलब बॉडी नॉर्मल है, पेट एकदम से निकला हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बॉडी पूरा नॉर्मल है, बट ऐसे ना मतलब कॉलर बोन वगैरह इतने बहुत पतले होते हैं, पूरे बहुत ज़्यादा हद तक विजिबल होते हैं, तो इस तरीके के मतलब इवन नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। तो इस तरीके की वजह से जब हमें लगता है कि हमारे बॉडी में कुछ अनइवन है, तब हमें ईटिंग डिसऑर्डर हो सकती है। जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी एक्सट्रीमली डाइटिंग एंड वेट लॉस। अगर मेरे को लगेगा कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा बॉडी इमेज अगर ऐसा होगा कि मैं बहुत हेल्दी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो मैं हो सकता है डाइट करूँ,
कम खाओ वेट लॉस के लिए, या फिर मुझे अगर ऐसा लगेगा कि मैं बहुत पतली होती जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, बलीमिया नर्वोसा यानी बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्गिंग। पर्गिंग का मतलब होता है कि आप कंपेंसेट कर रहे हो अपने बॉडी में वेट लॉस के लिए, तो मैं ज़्यादा खाऊंगी, तो अगर मेरे को लगेगा बॉडी इमेज ऐसा है बहुत पतली वाली, तो मेरे में ये चीज़ होगा। और कुछ कुछ जगह पे ऐसी भी होती है बिंज ईटिंग यानी अनकंट्रोल ओवर ईटिंग विदाउट पोगिंग, कि हम कंपेंसेट नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपने खाने की जो आदत है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनकंट्रोल होता है ना। सो दिस डिजॉर्डर स्टेम फ्रॉम सोसाइटल प्रेशर। तो अब आप ये समझिए कि ये जो हमें डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज वाली चीज़ें कहाँ से आती है, सोसाइटल प्रेशर से आएगा, है ना। आप बाहर आप मोटी हो रहे हो, ठीक है, आपको पता है, नॉर्मली आपको पता है, बट आप बाहर निकलोगे, चार दोस्त आपके बोलेंगे ये मोटा होता जा रहा है, एक आंटी देखेगी कि बेटा थोड़ा खाना वाना कम कर दो, पेट निकल रहा है। तो सोसाइटी के ऐसे प्रेशर से क्या होगा, आपका जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कम होता जाएगा, और यहाँ से आपके मन में ये जो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज फॉर्म होगा, और वहाँ से आपके ये ईटिंग डिसऑर्डर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजिशियन कैन मेक डायग्नोसिस लुकिंग एट ए पर्सनस फिजिकल सिम्टम्स। कि जो फिजिशियन होते हैं वो किसी भी इंसान के फिजिकल सिम्टम्स को देख के डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किस तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है, तो डायग्नोसिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, अनलाइक फिजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डायग्नोस्ड थ्रू क्लिनिकल इंटरव्यूज। क्लिनिकल इंटरव्यू के बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। देन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, किसी के बिहेवियर को देख के हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये उसमें कोई डिसऑर्डर है या नहीं। तभी कुछ लोग नहीं कहते कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो माइंड रीडर होता है। नो नो नो, माइंड रीडर नहीं होते हमारे, बस हम ऐसे सीखते हैं कि किसी के बिहेवियर को देख के हम थोड़ी बहुत उस चीज़ से एक डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है। एंड स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट, और कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है। सो जो दो डीएसएम हमारे हैं, डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टू क्लासीफाई एंड एसेस सिम्टम्स। तो जब हम ऑब्जर्व के बाद या फिर इंटरव्यू के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद या इंटरव्यू के बाद हमें सिम्टम्स दिखते हैं, तो हम इस डीएसएम के थ्रू इनको क्लासीफाई करते हैं और सिम्टम को एसेस करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब पता ही है कि एकदम से ऑब्सेस्ड होना किसी चीज़ को लेके, और कंपल्शन का मतलब होता है रिपीटिव, मतलब आपको ऑब्सेशन का मतलब होता है कि आप मतलब बहुत ऑब्सेस्ड हो, आप ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी आप अनवांटेड तरीके से, मतलब वहाँ पे ज़रूरत नहीं बट आप में अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो, और सोच सोच के ना कई बार उस चीज़ का डर पैदा होने लगता है, जैसे कि फियर ऑफ जर्म्स। मानो जो जर्म्स है वो आपको इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट आप सोचते रहते हो ये और आपको उससे डर लगता है। एंड कंपल्शन मतलब आपको लगता है कंपलसरी है, तो आप मतलब ना भी ज़रूरत हो तभी रिपीटेटिव बिहेवियर आप परफॉर्म करते रहो, तो परफॉर्म करते रहते हो, और वहाँ से आपको क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एक्सेसिव हैंड वॉशिंग। मतलब ज़रूरत नहीं है भाई इतनी बार हाथ धोने की, आप अगर खाना बना रहे हो बट आप हाथ धो रहे हो, तो वही होता है। और इसका मेजर जो डिजीज़ है उसको कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे तो ओसीडी है, तो वही है ओसीडी। रणबीर कपूर ने भी कि लास्ट थोड़े टाइम पहले एक बार एक इंटरव्यू में बताया था। ओके, सो कैन ए लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डेविएंट बिहेवियर बी कंसिडर्ड नॉर्मल। तो आपको पूछ रहा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डेविएंट बिहेवियर अगर ऐसा हो किसी इंसान में, तो अब आपको समझना है लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डेविएंट बिहेवियर के मतलब बहुत देर तक खड़े रहने की अगर आदत है तो क्या इसको एबनॉर्मल माना जाना चाहिए। सो ए लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डेविएंट बिहेवियर में बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल इफ इट कॉजेज डिस्ट्रेस, impairs functioning and social norms. Psychological disorders are diagnosed based on persistent and severity of such behavior. तो अगर उस वो चीज़ डिस्ट्रेस पैदा कर रही है, मतलब स्ट्रेस पैदा कर रही है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम ला रही है, और सोसाइटल जो नॉर्म्स है उनको वायोलेट कर रहा है,
तब हम उसको एबनॉर्मल मानेंगे। देखो, एबनॉर्मलिटी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये चीज़ एबनॉर्मल है, तो अगर आप ये कह देना कि अगर वो चीज़ नॉर्मल नहीं है तो वो एबनॉर्मल है। और नॉर्मल कैसी होती है? जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होती है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो चीज़ नॉर्मल होती है। ओके। तभी ये जो नॉर्मल एबनॉर्मल है ना, ये ना कुछ चीज़ें होती है कि पर्सनल लेवल पे भी बहुत होता है। हो सकता है कुछ चीज़ किसी लोग को, कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, कुछ लोगों के लिए बहुत एबनॉर्मल है। तो वही चीज़ है। अब चौथा चौथा नहीं, 8वां क्वेश्चन है। बंगाली हो ना, तो ये 8 जो है 4 की तरह दिखता है। सो वेल स्पीकिंग इन पब्लिक द पेशेंट चेंजेस टॉपिक फ्रिक्वेंटली, इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम ऑफ साइजोफ्रेनिया? मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बात करते करते बार बार टॉपिक बदल रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम है साइजोफ्रेनिया के? तो साइजोफ्रेनिया का मतलब आप पहले समझिए, फिर आप समझना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइजोफ्रेनिया का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट पे इंसान पहुंच जाता है कि वो रियलिटी से कांटेक्ट जो है, मतलब वो स्थापन नहीं कर पाता है, ऐसे हम कहेंगे अगर। मतलब वो अपनी दुनिया में ऐसा रहता है कि रियलिटी में असल में क्या हो रहा है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। सो डिस्क्राइब अदर सिम्टम्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ साइजोफ्रेनिया, साथ के साथ आप ये बोलिए। तो आप अगर ऐसे देखिए कि कोई इंसान है जो बात करते करते बार बार टॉपिक बदल रहा है, तो ये जो है साइजोफ्रेनिया का एक नेगेटिव सिम्टम्स है, क्योंकि ये किसी इंसान का डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग को दर्शा रहा है। मतलब उसकी जो थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो एक तरीके से लाइन पे नहीं चल रहा है। कभी 10 पे आ रहा है तो 10 के बाद 20 आएगा ना, तो वो जा रहा है 40 पे। 40 के बाद 50 आएगा तो वो जा रहा है 70 पे। तो यहाँ पे क्या होगी? थिंकिंग जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। ओके। और बाकी जो सिम्टम्स है साइजोफ्रेनिया के, सीजोफ्रेनिया साइजोफ्रेनिया जो भी आप कहें, हेलोसिनेशन है, डिल्यूजन्स है। अभी नया टर्म चल रहा है ना, डिल्यूजन इज द सोल्यूशन। सो डिसऑर्गेनाइज स्पीच है एंड सोशल विड्रॉल। तो सबसे पहले हेलोसिनेशन होगा, मतलब जो नहीं हो रहा है वो भी देखने लगेगा, डिल्यूशन में जिएगा, अपनी दुनिया में जिएगा। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, बात करते करते बातों का मतलब तालमेल नहीं बैठा पाएगा। एंड सोशल विड्रॉल, मतलब लोगों में नहीं रहना चाहेगा, सोसाइटी से विड्रॉ कर लेना चाहेगा अपने आप को। और बाकी जो सब टाइप है, यानी और भी टाइप है सिजोफ्रेनिया के, वो है पैरानोइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक एंड अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। ओके। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिसोसिएशन, डिस्कस इट वेरियस फॉर्म्स। तो आप ऐसा समझिए, एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़े रहना, एक साथ रहना। तो जो जुड़े रहना वो एसोसिएशन होगा, तो जुड़े नहीं रहना है मतलब कनेक्टेड रहना। एसोसिएशन अगर है तो डिसोसिएशन का मतलब डिसकनेक्टेड रहना। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से कहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आपके एग्ज़ाम में आंसर करना या फिर आपकी जो ओवरऑल जो पढ़ाई है वो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि आपको अगर वो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है उस शब्द का अर्थ पता है, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो, खुद से इंटरप्रेट कर सकते हो। सो डिसोसिएशन रेफर्स टू डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, जो रियलिटी से डिसकनेक्टेड है, और मेमोरी अफेक्ट करता है, आइडेंटिटी अफेक्ट करता है, और अवेयरनेस को अफेक्ट करता है। और इसके बहुत सारे मतलब फॉर्म्स जो है वो एमेंसिया मतलब मेमोरी लॉस होगा, डिसोसिएटिव फोग मतलब सडन आइडेंटिटी चेंज, देन डिसपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम वन सेल्फ, एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर मतलब मल्टीपल पर्सनालिटीज़। जैसे वो अंडरकवर एजेंट में नहीं होता कि ऐसे नॉर्मली इंसान अंडरकवर एजेंट होता है, लेकिन घर में जो वो रहता है तब वो नॉर्मल सा पति है किसी के, मतलब बाप है, बेटा है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी है। बाप है वो किसी का पति है, बेटा है, बट एक्चुअल में वो अंडरकवर एजेंट होता है, तो वहाँ पे वो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ उसकी होती है। तो ये भी डिसोसिएशन का एक फॉर्म है। अब दूसरी मतलब 10वां प्रश्न ये है कि फोबिया क्या होता है? फोबिया हम सबको पता है, फोबियाज आर फॉल्टी लर्निंग, मतलब डर है। तो इफ समवन हैड एन इंटेंस फेयर ऑफ स्नेक, कुड दिस सिंपल फोबिया बी ए रिजल्ट ऑफ फॉल्टी लर्निंग? एनालाइज हाउ द फोबिया कुड हैव डेवलप्ड।
तो आप ये समझिए, फोबिया जो है, फोबिया का मतलब होता है कुछ गलत सीखना, और उससे फोबिया होता है, डर लगता है। मानो किसी को सांप से डर लगता है, बट अगर उस इंसान को बचपन से ये बताया ही नहीं गया होता कि सांप डेंजरस होते हैं, तो उसको डर लगता क्या? नहीं लगता। तो फोबिया जो है यही है कि फोबिया जो है इंटेंस होते हैं इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, मतलब बहुत ही इरेशनल, बहुत ही भयानक तरीके से किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या फिर सिचुएशन से डर लगने का मतलब होता है फोबिया, है ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से। अब जो फोबिया है वो किस तरीके से होता है कि फियर ऑफ स्नैक्स, ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है कैन डेवलप ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग, कि मतलब या फिर सच एज कंडीशनिंग, अगर कंडीशनिंग ऐसा हुआ है कि ट्रॉमेटिक कोई एक्सपीरियंस है, मतलब वो मानो उसने किसी देखा होगा कि उसके सामने सांप ने किसी इंसान को मतलब ऐसे काटा उटा ऐसा है, तो उसको हो सकता है उस देखने से, उस एक्सपीरियंस से उसको ट्रॉमा होगा, एंड फ्रॉम देयर ही हैज़ गेन दैट एक्सपीरियंस, एंड दैट्स वाई उसमें वो फोबिया आ जाएगा। फिर मॉडलिंग सेइंग अदर्स फेयर स्नैक्स, मतलब किसी और को अगर देखते हैं कि उसको इस चीज़ से डर लगता है तो हमको भी डर लगता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मतलब मानो ऐसे हम बोलते ना, अरे क्या यार तू डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। तो ये क्या हुई, मॉडलिंग के एक एग्जाम्पल हुई है, मतलब कोई दूसरा बंदा डरता है ना तो हमको भी उस चीज़ से डर लगने लगता है, तो हम कहते हैं तू खुद भी डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोबिया, कैसे डेवलप्ड होती है, और उसको हम कहते हैं मॉडलिंग। और इरेशनल बिलीव से भी होता है, तो कुछ भी बिलीव करने लग जाते हैं। तो अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन। सो आखिरी क्वेश्चन ये है, एनजाइटी हैज़ बिन कॉल्ड द बटरफ्लाइज इन द स्टोमक फीलिंग, एट व्हाट स्टेज दैट एनजाइटी बिकम ए डिजॉर्डर, डिस्कस इट टाइप। तो ये जो देखो बटरफ्लाई इन द स्टोमक फीलिंग, ये तो एक बहुत ही मतलब लव की चीज़ पे ऐसे वो बोलते हैं हम। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एनजाइटी तो हमें तब होती है जब हम अपने पेट में ऐसे लाइक वी फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक, जब हम किसी से मानो प्यार करते हैं एंड लाइक वी हैव अ क्रश और समथिंग, तब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि पेट पे गुदगुदी सी हो रही है, तितलियाँ उड़ रही है। सो दैट इज़ व्हाट एनजाइटी इज़। बट यहाँ पे पूछा ये गया है कि ये इतनी प्यारी सी फीलिंग तो है, लेकिन ये फोबिया कब हो जाता है, या फिर ये डिजॉर्डर कब हो जाता है, सॉरी फोबिया नहीं है, डिजॉर्डर। सो एनजाइटी जो है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत नॉर्मल है, बट जब ये एक्सेस में होता है और परसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, तब ये डिसऑर्डर होता है। जैसे हम नहीं कहते कि हर एक चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट से ज़्यादा हो तो वो गलत है। तो एनजाइटी भी या फिर जो बटरफ्लाई स्टमक वाली चीज़ है, एक हद तक नॉर्मल है, बट अगर एक्सेसिव हो रहा है या फिर परसिस्टेंट मतलब लगातार हो रहा है, देन इट इज़ ए डिसऑर्डर। और अगर इसके टाइप्स क्या क्या है, सो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है क्रोनिक वरी, मतलब बहुत टाइम तक कोई इंसान किसी चीज़ को लेकर चिंता करता आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। या फिर पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर मतलब वो लोगों को ऐसे सुना होगा, पैनिक अटैक आ जाता है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल सा है, अचानक से वो लोग ऐसे मतलब पैनिक अटैक उनको आ जाता है। देन फोबियस, फोबियस का मतलब इंटेंस फियर्स। एंड देन हमारा है अपना ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, तो यही तक था आपका चैप्टर 4। मैंने बोला था कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। आपको बहुत सारे फैक्ट्स है जो याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच था कि देखो आपको अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है तो ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सिव है, ऑब्सेसिव है, डिसोसिएशन है, एसोसिएशन है, फोबिया है, डिसऑर्डर है, तो ये सारे इंग्लिश के वर्ड है। अगर आप इंग्लिश के वर्ड जानते हो तो बहुत आसान है ये चैप्टर। सो दैट्स ऑल। आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, प्रियशी सूत्रधर लिखा है, और साथ में आप देखना ऐसे बिलव्ड एकेडमी भी लिखा होगा। तो आप मुझे बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो सोशल मीडिया पे, ढूंढो, मेरे साथ जुड़ो, एंड दैट्स ऑल। कुछ और चाहिए तो कमेंट करना। और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, मैंने सोचा पूरा सिलेबस मैं ऐसे करूँगी, और फिर न्यू सेशन से आपके जो मतलब चैप्टर को मैं उनको पढ़ाऊँगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 3rd April। ऑल द बेस्ट।